का लाभ मिलता है, अब पता ही नहीं हो, कई बार लोगों के अकाउंट में चला जाता है, उनको पता ही नहीं लगता कहाँ से आ गया हमारा पैसा है। आखिर हमारे मोहल्ले में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, कितने लोगों को अभी हम जो गैस सिलेंडर की जो योजना लाए हैं, 3 गैस सिलेंडर साल में हम बीपीएल परिवारों को 1,84,000 परिवारों को, एक कम संख्या नहीं होती, 1,84,000 परिवारों का मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम 10 लाख वोटों तक हम पहुंच रहे हैं। 10 लाख वोटरों के लिए सीधे हम 3 गैस की सिलेंडर की योजना भर के 1 साल के अंदर दे रहे हैं। हम लोगों को अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने आसपास ऐसी सूची बनानी चाहिए कि किन किन को इस योजना का लाभ मिल रहा है। आखिर कभी तो हमारा उनसे मिलना हो, उनको बताया। आप लोग जब बताओगे नहीं तो वोट कैसे उनसे मांगोगे आप? इस समय वोट मांगने जाओगे तो आप क्या करोगे? और उनको सीधे सीधे योजना मिलनी चाहिए। सरकार सरलीकरण की बात करती है, लेकिन सरलीकरण में भी हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता वो कहाँ फिट हों उस सिस्टम में। उस सिस्टम में आप लोगों का भी व्यक्तित्व बढ़े, उस मोहल्ले वाले को लगे जिसको योजना का लाभ मिल रहा है, तो हमारे को तो जो है सीता बहन जी ने मेरा पुस्ता बनवा दिया, या मेरे बड़ोला जी ने जो है मुझे वो दिलवा दिया, या शुभम ने मुझे जो है कोई योजना दिलवा दी है। कोई अलग अलग जो है लोगों को जब तक ये एहसास नहीं होगा तो आप लोगों की भूमिका प्रभावी नहीं होगी। मैं तो ये मंच से भी कहता हूँ और मैंने भी इसको आत्मसात कर रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी उसी दिशा में काम करूँ। मेरा तो आप सब लोगों से भी करवत प्रार्थना है कि इस थ्योरी को हम सबको अपनाना है। ये थ्योरी, इसके पीछे जो बैठक कर रहे हैं, ये बैठक कोई अंतिम बैठक नहीं है। अभी अगर किसी दिन और जरूरत पड़ेगी, महानगर अध्यक्ष जी जब आप लोग कहेंगे तब दोबारा बैठ लेंगे, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये तो महानगर में तो हम लोग 365 दिन में से मेरे ख्याल से 100 दिन है, तो यहाँ तो हमारे रोज कार्यक्रम है। तो इसलिए भाइयों बहनों, आज हमारा देश कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की हो गई और हमारा प्रयास है, प्रधानमंत्री जी हमारे संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है। अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो, चंद्रयान हो हमारा, ऐसे हमारे अनेक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और ये काम कोई साधारण काम नहीं हो रहे हैं, ये काम विश्व के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहे हैं। आज आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव में जो दुष्प्रचार हुआ, जिस प्रकार से मोदी जी को रोकने के लिए विश्व की वो सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई जो नहीं चाहती थी कि भारत महाशक्ति बने, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उसके लिए उन्होंने हर हथकंडे अपनाए, बहुत सारा दुष्प्रचार किया गया। हमारा तो पहले चरण में चुनाव हो गया, मैं उत्तर प्रदेश भी गया, मैं दिल्ली में भी था, हरियाणा में भी था, महाराष्ट्र में भी था, मैं अनेक राज्यों में गया। वहां पर चला दिया कि आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है। अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी से लेकर उनके पूरे परिवार ने हमेशा आरक्षण के खिलाफ बात करी, हमेशा आरक्षण के लिए मुख्यमंत्रियों को उल्टी चिट्ठियां लिखी। लेकिन वो कह रहे हैं, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिनकी कार्यशैली में हमेशा ये रहा कि जो गरीब है, वंचित है, पिछड़े हुए हैं, छूटे हुए हैं, उन सबको लाभ देकर आगे लाना है। संविधान दिवस पहली बार देश में मनाने की प्रथा जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार का झूठ और फरेब पूरे देश के अंदर चला है। और इसके बावजूद भी आज मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। भारत की छवि आज विश्व शक्ति के रूप में उभर रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का एक अपना अलग स्थान हो गया। कोई घटना होती है, कोई भी बड़ी घटना विश्व के अंदर होती है, तो विश्व के सभी देश ये सोचते हैं कि अब भारत का क्या रूप होने वाला है, भारत इसमें क्या बोलने वाला है। तो इसलिए आपने देखा होगा अभी मोदी जी ने यूक्रेन का दौरा किया, संपूर्ण विश्व के लोगों को ये संदेश दिया कि भारत मानववादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो किसी के दबाव में आकर कोई फैसले नहीं लेता है। पहले रूस गए, फिर यूक्रेन भी चले गए मोदी। साथियों, आपको मालूम है हमारी राज्य की सरकार भी विकल्प रहित संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है और प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने
सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, उसमें और सुधार की आवश्यकता है। अभी भूमिगत लाइनें होनी है, तमाम काम होने हैं, अभी रिंग रोड बननी है। मैं उसके बारे में जाऊंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। देहरादून शहर का जो यातायात है उसको और अच्छा करना है, पार्किंग अच्छी करनी है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी जैसे ही हमारी जो एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो जाएगा तो आप ये तय मानिए जितने लोग आज देहरादून में आते हैं उससे कम से कम 2 गुना और ज़्यादा लोग आने वाले हैं। इतनी संख्या यहाँ बढ़ने वाली है। तो उस संख्या के हिसाब से हमको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, यहाँ के बाईपास निकालने हैं। उस दिशा में हम लगातार सोच रहे हैं कि अगले 25 सालों में 50 सालों में क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आने वाली हैं। यहाँ पानी